विशाल समंदर, असीमित पानी, फिर भी पीने को तरसती जवानी। जी हाँ बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं अपने ब्लू प्लैनेट पृथ्वी का, जिसे हम लोग नीला ग्रह कहते हैं, जिसके पास पानी का खजाना तो है मगर उसकी कहानी ही कुछ और है। तो आज की क्लास होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि हम सभी जानेंगे कि भैया पृथ्वी पर 71% पानी है, मतलब 100 में से 71% पर पानी ही पानी है। इसलिए जब हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही बाहर से देखते हैं, पृथ्वी से ऊपर सैटेलाइट से जब देखते हैं तो पाते हैं कि हमारा पृथ्वी नीला दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी आज पानी की इतनी किल्लतें क्यों है, फिर भी भैया जल बचाओ क्यों करते हैं? तो आज के चैप्टर में यही हम सभी जानने वाले हैं। तो आइए ये जाने कि इसकी कहानी क्या है और इसका मतलब क्या है। ये है हमारा पृथ्वी, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, और ये जो दिखाई दे रहा है ये स्थलीय भाग है। स्थलीय मतलब जहां वैसा भूभाग पानी से जब उससे उठा हुआ जो जमीनी भाग है उसे हम स्थल कहते हैं, और ये जल वाला भाग है ना। तो बात करें, ये समुंदर है, ये पानी का खजाना है, जिसमें की बात करें तो धरती का है ना 3/4 है ना, बात करें तो 71% 3/4 भाग जो है जल से ढका है। और इसी के कारण जो है बात करें, इस विशाल जल भंडार के कारण ही हमें से क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। लेकिन फिर भी हम प्यासे क्यों हैं? क्योंकि इस पानी के अंदर, इस जल के अंदर, इस जल संसाधन के अंदर बात करें तो पूरे पानी का 96.5 पानी भैया कैसा है, खारा है, महासागरीय जल है। बात करें तो खारा मतलब क्या होता है सर? तो खारा का मतलब यानी न पीने योग्य पानी, जिसमें लवण की मात्रा है, इसलिए इसे हम सलाइन वाटर या लवण युक्त जल भी कहते हैं। और जिसे हम सभी पीते हैं, उपयोग में लाते हैं, उसे कहते हैं अलवणीय जल, यानी जिसमें लवण नहीं मिला हुआ है, यानी मीठा जल, यानी मृदु जल, है ना। तो बात करें अलवणीय जल और मृदु जल, जिसका उपयोग हम सभी क्या करते हैं, पीने में करते हैं बच्चों। मात्र वो कितना परसेंट है, 2.5% है, यानी जितना जो दिखाई दे रहा है वो हमारे उपयोग का नहीं है। हाथी के बड़े बड़े दांत दिखाने के हैं, खाने वाले छोटे ही हैं। वैसे ही पानी का विशाल भंडार तो है, लेकिन हम सभी धरतीवासी प्यासे हैं, है ना। तो बात करें, हमें जो है सोच समझ कर जो है इस पानी का क्या करना होगा, उपयोग करना होगा। और आगे भी जानेंगे हम सभी कि भाई ये 2.5% पानी कहां कहां है। लेकिन आप सबके लिए मैंने जैसे ये स्लाइड पे समझाया, इससे बिहार बोर्ड में आपके एग्जाम में, और साथ ही साथ बात करें तो अभी से ही आप अपने नौकरी की भी तैयारी करना शुरू कर दो कि प्रश्न यहीं से बनते हैं। एक बार अस्थिर होकर अच्छे से पढ़ लो मेरे भाई, कॉन्सेप्ट जीवन भर आपको काम आने वाले हैं, ठीक है। तो बात करें इस पूरे स्लाइड से आपके लिए एमसीक्यू क्या बन सकता है, लघु उत्तरीय क्या बन सकता है, और दीर्घ उत्तरीय क्या बन सकता है। सबसे बड़ा सा टेंशन दीर्घ और लघु में होता है, कैसे लिखे समझ में नहीं आता, ऑब्जेक्टिव तो रट जाते हैं मेरे भाई, चिंता करने की बात नहीं है। लघु को मिलाकर, सॉरी दीर्घ, एमसीक्यू को मिलाकर ही लघु बनेगा और लघु को बनाकर ही दीर्घ बनेगा। कैसे बनेगा, आइए देखते और समझते हैं। अभी हमने बताया तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका हुआ है? नहीं बता दोगे, अभी तो बताएं क्या, 3/4 भाग, 71%। विशाल जल भंडार के कारण पृथ्वी को किस जो है ग्रह के नाम से जाना जाते हैं? बात करें तो भैया नीला ग्रह। पृथ्वी पर मौजूद कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरीय यानी खारा है? याद कर लेना, 96.5%। पृथ्वी पर अलवणीय जल यानी मीठा मृदु जल का प्रतिशत कितना है? 2.5% सर जी, है ना। अब देखो इसी से बनेगा ये, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि
क्योंकि भैया इसके सतह पर जो है जल की प्रधानता, यानी अधिक, इसके सरफेस पे जल अधिक दिखाई देता है, पहला बात लिख दिए। और ये भी बताएं कितना है भैया, तो 3/4 है। ये दो बात को लिख दिए तो हमारा क्या बन जाएगा, है ना, आपका नीला ग्रह। और अंतरिक्ष से देखने पर एक ऐसा होता है भैया, जल का विशाल मात्रा दिखाई देता है, जिसके कारण इसका रंग जो है नीला दिखाई देता है, इसलिए से नीला ग्रह कहते हैं। तो लघु बन गया कि नहीं बन गया। अब आइए दीर्घ की तरफ। पृथ्वी के जल के वितरण पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट करो कि जल की प्रचुरता के बावजूद भी एक दुर्लभ संसाधन है। मतलब कह रहा है कि जल का वितरण का मतलब होता बंटवारा, कि भाई बताओ कि कहां कहां कैसा बंटवारा है, और ये भी बताओ कि इतने मात्रा में जब जल है तो भैया दुर्लभ, मतलब कि जो है दुर्लभ मतलब उसको भाई बहुत मुश्किल से प्राप्त किया जाए, आसानी से ना प्राप्त होने वाले संसाधन को दुर्लभ संसाधन कहते हैं, है ना। क्यों है भैया, तो भाई पहले भूमिका लिखेंगे, है ना, कैसे लिखना है ये हम बता रहे, बाकी आप अपने भाषा में लिख लेना, ठीक है। कि पृथ्वी पर जल के पार उपलब्धता है भैया बताओ कि 3/4 है, इसलिए से नीला ग्रह कहते हैं। ये बताओ कि भैया कुल जल का भैया पीने में 96.5% पानी उपयोग नहीं करते हैं, खारा पानी है, ना मानवीय उपयोग के लिए है ना सिंचाई के लिए है। और जो जल है वो 2.5 है, जो कि मीठा है। और जल की दुर्लभता का सबसे बड़ा कारण है कि ये मीठा पानी भी, बात करें आगे हम स्लाइड में बताएंगे कि भैया ये ग्लेशियर यानी जो है बर्फ के रूप में जमा हुआ है ना, इसलिए हम लोग भैया उपयोग तो नहीं कर पाएंगे। और उपयोग के लिए पीने योग्य पानी के कुल जल की तुलना में जो है एक छोटी बूंद के समान ही जो है सीमित है, इसलिए भैया इसका हमको क्या करना पड़ेगा, इसका जो है प्रॉपर नियोजन करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा, सोच समझ के जो है खर्च करना पड़ेगा। बात समझ में आया। तो इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग जानेंगे कि भैया जल का जो है प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है, यानी जल जो है हमें कहां कहां से प्राप्त होगा और कैसे कैसे प्राप्त होता है। तो जल प्राप्ति का स्रोत मतलब जहां से हमको मिलता है। तो पानी आपको कहां से मिलता है, तो पहले तो आपको जमीन पर ही दिखाई देता है। कहां दिखाई देता है जमीन पर, सर जी तालाब में पानी है, नदी में पानी है, झरना जो ऊपर से सर गिर रहा है पानी वो झरना है, यानी समुद्र में पानी है। यानी कहने का मतलब ये कि धरती की जो सतह सरफेस पर, उसी सतह को सरफेस को पृष्ठ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पृष्ठ, सरफेस, ठीक है। तो यानी पृथ्वी के जो ऊपर सरफेस पर, सतह पर जो आपको पानी दिखाई दे रहा है, पृष्ठ पे जो दिखाई दे रहा है उसे ही हम लोग कहते हैं भूपृष्ठीय। भू मतलब भूमि, पृष्ठीय मतलब उसका जो है सतह पर जल दिखाई दे रहा है। कहां पर दिखाई दे रहा है, नदी में, झील में, तालाब में, तो वो क्या हो गया आपका जो है भूपृष्ठीय जल हो गया। और इसका मूल स्रोत कहां है भैया, तालाब में अपने आप पानी आ गया, नदी में अपने आप पानी आ गया, आज झरना में अपने आप पानी हो गया। बात करें बारिश हुआ ना तब उसमें जो है पानी आया। सर कभी कभी देखते कि नदी में बारिश में तो पानी आता है, भैया वो ठीक है, बर्फ पिघल पिघल कर आ रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन अधिक मात्रा में कब दिखाई देता है, जब बारिश होता है तब ना दिखाई देता है, ठीक है। तो भूपृष्ठीय जल समझ में आ गया कि भैया सतह पर हो गया। और दूसरा जल क्या हो गया कि बात करें तो यही जो है भूमिगत जल। भूमिगत जल क्या होता है, तो अब बारिश हुआ तो पानी गड्ढा उड्ढा में जम गया। तो देखते होंगे कुछ पानी क्या होता है, रिस रिस कर नीचे जाकर क्या होता है, जमा हो जाता है। सर कहाँ जमा होता है, अच्छा एक और बात बताएं, हमको पता नहीं आप लोग को लगता था कि नहीं, लेकिन हमें ये बात लगता था कि बचपन में जब इस सब चीज को नहीं जाने थे, ज्योग्राफी को, कि हम धरती में कहीं भी गड्ढा करेंगे ना, मान लीजिए यहाँ गड्ढा किए तो हमको पानी मिल जाएगा, यहाँ गड्ढा किए पानी मिल जाएगा, जहां गड्ढा करेंगे पानी मिल जाएगा। लेकिन ये बात नहीं है, हम जहां भी गड्ढा करेंगे वहां पानी नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि बात करें तो जमीन के नीचे पानी नहीं है भाई साहब, कहीं कहीं पर है। यानी बात करें तो ये हमारा अगर सरफेस है बच्चा, तो यहाँ पर क्या होता है कि कहीं कहीं पर जो है ना चट्टान है, इस तरह से क्या होता है, चट्टान होता है, और इस बीच में क्या होता है, इस तरह से चट्टान मान लीजिए है आपका, और यहाँ पर खाली जगह है। तो ऊपर से पानी क्या हुआ, रिस रिस कर आया, यहाँ पे क्या हो गया, भर गए, यहाँ पर जो है भरा हुआ है। अब ऊपर से आप क्या किए,
पंप लिए और पंप को गाड़े, अब यहां पर आपको जो है पानी मिल गया, तो इसे पानी अब बाहर निकाल रहे हैं, पानी यूज कर रहे हैं आप, ठीक है। आप जो है यहां गड्ढा करेंगे तब पानी मिल जाएगा, यहां पंप डालेंगे पानी मिल जाएगा, यहां पंप डालेंगे पानी मिलेगा, लेकिन जस्ट उसके बगल में भी पंप डालिए आपको पानी नहीं मिलने वाला है, यहां पे डालिए नहीं मिलने वाला है। उसी प्रकार यहां पे मान लीजिए कि जो है पत्थर के बीच में यहां पे जो जगह होगा, यानी खोड़ा समझते, खुड़हर यानी जो है ऐसा जगह जहां बीच में होल है, तो क्या होता है कि पहाड़ों की धरती के नीचे भी पत्थरों के बीच में जो है कुछ कुछ खाली जगह हो जाता है, और उसी खाली जगह में पानी बरसात का रिस रिस कर वहां पे जमा हो जाता है ना। और वही जमा जल, उसी जल को हम लोग बोलते हैं भूमिगत जल। गत का मतलब नीचे, भूमि के नीचे जमा है, और यही बारिश का पानी रिस रिस कर पहुंच रहा है, ठीक है ना। या नदी का पानी भी रिस रिस कर पहुंच रहा है, तालाब का पानी रिस रिस कर नीचे पहुंच रहा है, ठीक है ना। तो वर्षा का जल धरातलीय छिद्र से, मतलब कि जो जमीन पर जो है ना, उसके छिद्र से रिस रिस कर भूमि के गर्भ में कठोर चट्टानों पर क्या होता है, नीचे जमा हो जाता है, तो उसे बोलते हैं ग्राउंड वाटर, जिसमें हम लोग चापाकल, कुआं, तमाम तरह का चीज को जो है खान करके क्या करते हैं, उसको निकालने का काम करते हैं, है ना। अब बात करते हैं वायुमंडलीय जल। अब देखिए कुछ जल क्या होता है कि धूप हुआ तो वाष्पीकरण हुआ, और वाष्पीकरण हुआ तो बहुत सारे क्या हो गए, भाप बनकर जो है ऊपर जो है बादल बन गए, और जब बादल बन गए तो भाई ये पानी जो था किसका रूप ले लिया है, बादल का, तो वो भी तो पीने लायक ही जल है, लेकिन किसके रूप में है, बादल के रूप में है। तो क्या हो गया हमारा जो है ये वायुमंडलीय जल हो गया, जो कहां पर है, वायुमंडल में है। तो वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में उपस्थित जो जल को क्या कहते हैं हम लोग, वायुमंडलीय जल कहते हैं। और जो भैया महासागर में है, और आप सभी को पता ही है कि महासागर का जो जल है वो क्या है, मीठा नहीं बल्कि क्या है, खरा है। तो भैया सबसे बड़े जल संग्रहण का केंद्र है ना, सबसे बड़ा जल रखने वाला है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, जलधि भी कहते हैं। इसके विशाल आकार के कारण से क्या कहते हैं, जलधि के भी नाम से जानते हैं। तो अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न बनेंगे इससे, और कितना हम प्रश्न जो है आप सही कर पाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि भूपृष्ठीय जल का मूल स्रोत क्या है, यानी भूपृष्ठ मतलब सतह पर जो तालाब, नदी, झरना है। सिंपल सा क्या आंसर होगा, वर्षा। नदी, झील, तालाब, पानी में पाए जाने वाले किस जल स्रोत के अंतर्गत आता है, भैया ये सब भूपृष्ठीय जल कहलाता है। देखो अभी पढ़ा रहे हैं, अभी आंसर कर दे रहे हैं, माइंड में एकदम रिलेट कर ले रहे हो, लेकिन यही जब धीरे होता है ना, कॉन्सेप्ट के तो याद रह जाता है, लेकिन रट कर कितना दे पाओगे, इसलिए आइए समझते हुए चलिए। वर्षा जल का धरातलीय छिद्रों से रिस रिस कर भूगर्भ में जमा होना क्या कहलाता है, तो ये आपका भूमिगत जल कहलाता है। जल के बड़े बड़े जल संग्रहण केंद्र को क्या कहा जाता है, तो बड़ा सा जब जल संग्रहण हुआ है ना, खरा जल वाला कौन भैया, महासागरीय जल कहेंगे। विशाल आकार के कारण महासागरों को किस नाम से जाना जाता है, जलधि के नाम से जाना जाता है। मानव जीवन में सबसे अधिक उपयोग दो स्रोतों का क्या होता है भैया, तो दो जल स्रोत आपको भूपृष्ठीय जल और भूमिगत जल, या नदी और जो हम लोग कुआं होगा या चापाकल वाला यूज करते हैं। अब लघुत्तरीय प्रश्न क्या बनेगा कि जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, यानी जिससे हमको जल प्राप्त होता है, बता दो भैया। चार स्रोत, भूपृष्ठीय स्रोत, भूमिगत स्रोत, वायुमंडलीय स्रोत और महासागरीय के स्रोत। बता दो धरातल पे होता है, नदी, झील, तालाब होता है, और यहाँ पर भाई रिस रिस का जो है चट्टान पे जो है नीचे चट्टान पे जमा हुआ जल है। भूमंडलीय भैया बात करें तो जलवाष्प नमी के रूप में उपस्थित है, ये बता दो। महासागरीय जल बड़ा जल संग्रह केंद्र है, इसको जलधि कहते हैं। बता दो सब पॉइंट, उसी पॉइंट को यहाँ लिखा हुआ है। अब एक और प्रश्न बन सकता है, भूपृष्ठीय जल और भूमिगत जल में क्या अंतर है, ये बताओ। भूपृष्ठीय जमीन के ऊपर है और भूमिगत जमीन के नीचे है। भूपृष्ठीय जमीन के ऊपर, भूमिगत जल जमीन के नीचे। तो भाई पृथ्वी के सतह के ऊपर पाया जाता है, जैसे नदी, तालाब यहाँ पे हो गया, और वर्षा का पानी ऋषि का जब धरातल के नीचे कठोर चट्टान पर जमा हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भूमिगत जल कहते हैं। समझ में आ रहा है। आगे बात करें, दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्या बनेगा, भाई जल प्राप्ति के विभिन्न स्रोतों का सविस्तार वर्णन करें और मानव जीवन में इसकी उपयोगिता को बताएं कि मानव इसको कैसे उपयोग करता है ना। तो पहला बात क्या बताएंगे, भूमिका बताएंगे कि पृथ्वी पर जीवन के लिए जल की आवश्यकता भैया
आपको दिखाएगा, वही बात बताइए, भूपृष्ठीय, भूमिगत और वायुमंडलीय और महासागरीय, सबके बारे में एक लाइन लिख दीजिए। और मानव के जीवन में बताइए, क्योंकि भाई हम लोग खेती करते हैं, जीवन यापन करते हैं, है ना, जितना भी दैनिक आवश्यकता करते हैं इसमें जो है जरूरत जो है इसी का है, पानी का ही है, जल का ही है। और इसलिए भैया, और सभी जो है जल स्रोत, सभी स्रोतों का जो है जल चक्र का क्या है, हिस्सा है। और धरातलीय और भूमिगत जल भैया हमें विवेक पूर्वक क्या करना चाहिए, दोहन यानी उपयोग करना चाहिए। तो यहां तक हम सभी को जो है बात समझ में आ गया है। चलिए इसके आगे देखते हैं कि हम सभी जो है विश्व के अंदर जो है जल का वितरण किस प्रकार है और कैसा है। तो ये हमारा, जैसा कि देख पा रहे हैं, ये हमारा क्या है, धरती है, हमारा जो पृथ्वी है। आप सभी ग्लोब देखे होंगे, तो एक फोटो कैसे है, जैसे कि हम ग्लोब ऐसा गोल करें तो एक बार ऊपर से देख रहे हैं, एक बार नीचे से देख रहे हैं। और आप सभी को पता ही है कि भैया धरती को जब हम क्या करते हैं, बीचों बीच इस तरह से बांटते हैं, तो ये ऊपर वाला भाग यानी जो है ना, आपको पता होगा, डायरेक्शन भी पता होगा कि ऊपर वाले को हम लोग क्या लिखते हैं, उत्तर लिखते हैं दिशा, और नीचे को क्या लिखते हैं, दक्षिण लिखते हैं। इधर हमारा क्या हो गया, पूरब हो गया, और इधर हमारा क्या हो गया, पश्चिम हो गया। तो उत्तर है, और गोला को आधा कर दिए, गोला को क्या कर दिए, आधा कर दिए हैं। तो भैया गोला को आधा किए हैं तो इसको बोलेंगे क्या, उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध। ऊपर भी है तो हो गया उत्तरी गोलार्ध। और ये नीचे है तो इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण है, और गोला आधा हो गया तो क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। यानी इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हो गया हमारा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए यहां पे देख रहे हैं, तो ये क्या हुआ है, ग्लोब को जो है ऐसा समझिए, ग्लोब का जो है ऊपर वाला, ग्लोब ऐसे गोल है तो उसको ऊपर वाला भाग देख रहे हैं, ऊपर वाला, तो ऊपर वाला ये भाग दिखाई दे रहा है, यानी उत्तरी गोलार्ध। अब ग्लोब है, नीचे वाला भाग देख रहे हैं, ये वाला भाग देख रहे हैं, तो हमारा ये दिखाई दे रहा है, यानी दक्षिणी गोलार्ध। तो आप क्या देख रहे होंगे कि यहां पर जो है स्थल दिखाई दे रहा है, देख रहा, जमीन जैसा दिखाई दे रहा है सब, तो ये जमीन है, ठीक है, ये क्या है, जमीन। वहीं पर नीचे देखिएगा तो यहां पर भी पानी, यहां भी पानी, जो ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है सब क्या है, पानी है। तो आपको ये बात समझ में आया कि भैया उत्तरी गोलार्ध में जो है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध की अगर हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में जो है आपका क्या हो गया, आपका जो है जमीन है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थल भी बोलते हैं। तो इसलिए भैया इसको क्या बोलेंगे, स्थल गोलार्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थल गोलार्ध, यानी स्थल को इंग्लिश में बोलते हैं लैंड, और इसको बोलते हैं हेमिस्फीयर। तो उत्तरी गोलार्ध को हम लोग क्या कह दिए, हम सभी कह दिए लैंड हेमिस्फीयर, यानी स्थल गोलार्ध कर दिए, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा अधिकांश किसकी मात्रा है, जमीन का है, पानी का नहीं है। तो सर पानी है कहां सर, तो बात करें पानी दक्षिण गोलार्ध में या नीचे है, तो अधिकांश भाग क्या है, यहां पर जल है, इसलिए इसको बोल देंगे वाटर हेमिस्फीयर, यानी जल गोलार्ध कहेंगे। बात समझ में आ गया। अब थोड़ा सा इस बात को समझिए कि अगर हम पूरे विश्व की बात करें, है ना, अगर हम पूरे भारत की, पूरे विश्व की बात करें, तो ये हमारा बात करें तो थोड़ा सा मैप को थोड़ा सा और बड़ा कर ले हम हल्का, ठीक है, थोड़ा सा, हाँ चलिए यहाँ पे बन जाएगा। बात करें तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो इस तरह से जो हम रफ बना दे रहे हैं, यह हमारा क्या हो गया, नॉर्थ अमेरिका, ये हमारा क्या हो गया, साउथ अमेरिका, ये हम बात करें तो हमारा बन गया एशिया, अफ्रीका, ठीक है, इस तरह से जो है बात करें, और ये हमारा बन गया ऑस्ट्रेलिया, ये हमारा बन गया अंटार्कटिका, ठीक है। इसको क्या बोले हम, इसको हम बोले उत्तरी अमेरिका। क्या बोले, उत्तरी अमेरिका बोले। इसको क्या बोले हम, दक्षिणी अमेरिका बोले। क्या बोले, दक्षिणी अमेरिका बोले, है ना। और बात करें ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया, ठीक है, अफ्रीका। क्या हो गया, अफ्रीका, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ठीक है, एशिया। क्या हो गया, एशिया, ठीक है। ये क्या हो गया, यूरोप। और ये बात कर तो क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, अंटार्कटिका। क्या हो गया, अंटार्कटिका हो गया। तो अब बात करें
तो ये तो स्थलीय भाग है, लेकिन देख पा रहे हैं अगर हम 20 से अगर हम एक लाइन खींच दें इस तरह से, तो मोस्ट ऑफ जो जमीन हो गया, यहां से भी कट गया, तो ये आपका जमीन का स्थल भाग ऊपर ही हो गया और नीचे क्या हो गया, ये सब जितना भी खाली जगह है यहाँ पर पानी हो गया। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये नीचे कौन है, अंटार्कटिका है, और अंटार्कटिका में जो इतना नीचे जमीन ये है, तो वहां पर केवल बर्फ ही जमा हुआ है, यानी वहां पर क्या है, ग्लेशियर है। तो ये ऊपर हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। ये हो गया स्थलीय गोलार्ध, और ये क्या हो गया, जलीय गोलार्ध। बात समझ में आ गया। तो बात करें तो ये बात जो है आप सभी को जो है समझ में आ गया होगा। तो क्या है कि हम सभी तो इस बात को समझ के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध और स्थल गोलार्ध कहेंगे। अब हम लोग को बात समझना है कि भैया जो 2.5%, ठीक है, क्योंकि 96.5% तो हम लोग क्या देख लिए थे, वो देख लिए थे खरा जल। बाकी जो भैया 2.5% जो स्वच्छ जल है, जिसे हम लोग मृदु जल कहेंगे और लवणीय जल कहेंगे, उसमें बात करें तो 75% भाग, यानी 2.5 को अपने पूरा होगा ना, जितना भी हुआ होगा उसका अगर 100% देख लेंगे तो उसका 100 में से 75% जो है जल जो है अंटार्कटिका, जो बताया ना, ये अंटार्कटिका जहां पे सालों भर बर्फ जमा रहता है, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड में पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है, बर्फ के रूप में जमा होता है। पता है ना, जैसे जमीन से हम लोग ऊपर 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 उठते हैं, तापमान घटने लगता है, तो बर्फ में क्या बर्फ पर्वत पे क्या है, बर्फ जमा हुआ है। तो यहाँ पर जो है ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है। कितना परसेंट, 75%, यानी 75% बर्फ है, तो वो पानी हम सीधा उसका यूज नहीं कर रहे हैं। और बात करें तो 25% जो है भैया कैसा जल है, भूमिगत जल है, यानी जमीन के नीचे, यानी 2.5 का मात्र 25% ही हम सभी पानी का क्या कर पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं। तो सोचिए कितना कम पानी है, इसलिए भैया इतना पानी होते हुए भी हम सभी क्या हैं, प्यासे हैं। आइए अब जो है कौन कौन सा जो है प्रश्न बनेगा, उस प्रश्न को हम लोग जो है देख लेते हैं, कौन कौन सा जो है प्रश्न बनेगा। ठीक है, इस चैप्टर से जो है, इस जो स्लाइड से जो है कौन कौन सा बनेगा, आइए हम लोग जो है देख लेते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न भैया कि किस गोलार्ध में स्थल भाग अधिक है, जिसके कारण इसे स्थल गोलार्ध कहते हैं। तो भैया उत्तरी गोलार्ध को हम लोग स्थल गोलार्ध कहते हैं। अधिकांश जल भाग उपस्थित होने के कारण किस गोलार्ध के नाम से जानेंगे, जल गोलार्ध, वाटर हेमिस्फीयर। पृथ्वी का 2.5 जल जो है मीठे जल जो है, जल का कितना प्रतिशत भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ के रूप में जमा हुआ है, 75% बर्फ है, 25% भूमिगत और जो है क्या है, सतही जल है। स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत भाग भूमिगत जल और हमारा उपयोग हेतु है, तो 25% ही जो है क्या है, उपयोग हेतु है। समझ में आ गया। अब उसी बात को बोल रहा है कि उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध क्यों कहा जाता है। तो बताइए भैया, उत्तरी गोलार्ध के हिस्से में महाद्वीप है, स्थल भाग है, इसलिए स्थल गोलार्ध कहते हैं। दक्षिण गोलार्ध में भैया क्या है, विशाल महासागर, जल का भाग प्रधानतः, इसलिए जल गोलार्ध कहते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध 2.5% जल का बंटवारा किस प्रकार है। 2.5 में बताइए कि वो अपने आप में 100 है, तो 75% क्या है, ये अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में पर्वत के चोटियों पर बर्फ यानी ग्लेशियर के रूप में जमा है। शेष जो है 25% भूमिगत जल और जो है पृष्ठीय सतह जल पे हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इससे दीर्घ क्या बन जाएगा, बताओ भैया कि विश्व के जल वितरण के असमान प्रतिरूप को, यानी जो विश्व में जो जल का वितरण एक समान तो नहीं है, अलग अलग है, तो असमान प्रतिरूप को स्पष्ट करो और गोलार्धों एवं स्वच्छ जल के बंटवारे के आधार पर इसकी विवेचना करो कि भैया किस गोलार्ध में क्या क्या है। बताओ तो सिंपल सा बात, वैश्विक जल स्तर असमान है, उत्तरी गोलार्ध की स्थिति में भैया क्या स्वच्छ जल की उपलब्धता के आधार पर समझ सकते। पहला बात बताओ, उत्तरी गोलार्ध के बारे में लिख दो, दक्षिणी गोलार्ध के बारे में लिख दो, स्वच्छ जल वाला बात जो था 2.5% लिख दो। बता दो कि भैया 25% में भी बात करें तो 25% यूज का है, 75% अंटार्कटिका में बर्फ वगैरह है ना। ऐसा निष्कर्ष निकाल दो कि भौगोलिक असमानता और भौतिक वितरण के कारण ही पृथ्वी पर स्वच्छ जल एक अत्यंत क्या है, मूल्यवान और संकटग्रस्त संसाधन क्या होता है, बन जाता है। तो देखो एमसीक्यू से लघु, लघु से क्या बना, दीर्घ बना, बना कि नहीं बना। अब अगला प्रश्न कहता है कि भैया हमारे भारत में सर क्या स्थिति है। तो कहता है कि मान लीजिए कि आपके पास जो है 16 लोग हैं और खाने के लिए 4 रोटी है। भाई कम से कम 16 लोग होते तो कम से कम 16 के लिए एक एक रोटी तो दोगे।
पीने के लिए एक एक लीटर एक एक बोतल पानी तो दोगे? तो कहा कि नहीं, उतना पानी पीने को है ही नहीं, उतना रोटी खाने को है ही नहीं। तो भाई क्या कीजिए, रोटी का आधा टुकड़ा कीजिए, उतना नहीं और आधा टुकड़ा कीजिए, यानी 1/4 भाग जो है वो आप क्या कीजिए, वो आप दीजिए। यानी 1 लीटर में आप 250 ग्राम पानी समझ लीजिए। यानी पूरे विश्व का बात करें तो हमारे भारत के पास 16% जनसंख्या है, लेकिन पूरे विश्व का अगर पानी बात करें तो उसका मात्र 4% ही हमारे भारत के पास है। तो भैया कमी है कि नहीं है? बहुत कमी है। तो वही कहता है कि भैया आदमी में तो हम लोग 16 गो हैं, लेकिन पानी में 1 2 3 4 है, 5 गो बना। फोटो से मत जाना, बात समझ में आया? तो विश्व में 16% आबादी रखते हैं, लेकिन 4%। और बात करें तो हमारे भारत के अंदर जो है 3 प्रमुख नदियां हैं, जिससे हमारा उत्तर का विशाल मैदान बनता है, जलोढ़ मिट्टी का मैदान बनता है। और साथ ही साथ बात करें तो वहीं पर जो है कौन कौन नदी, 3 नदी, एक जिसका नाम है क्या, सिंधु नदी। क्या नाम है? सिंधु नदी है। और दूसरा का क्या नाम है आपका, ब्रह्मपुत्रा। और तीसरा का नाम क्या है, गंगा। सिंधु नदी जो कि आपका जो है बात करें तिब्बत है ना, तिब्बत से निकलता है मानसरोवर झील से, और वहीं तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन निकलता है, ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको पहले उस क्या कहते थे, सांगपो, क्लास 9 में पढ़े होंगे, सांगपो नदी कहते हैं तिब्बत में, है ना। और वो अरुणाचल प्रदेश से होते हुए आती है और अपने साथ जो है मिट्टी वगैरह लाती है, तो वो क्या होता है, उसके पास जल है। फिर सिंधु नदी जो कि मैक्सिमम जो है पाकिस्तान में ही बहता है, हिंदुस्तान में नहीं बहता है, ठीक है। और उसकी 5 सहायक नदियां कौन कौन जो भारत में है ना, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास, ठीक है। तो ये जो है बात करें तो 3 नदियां, सिंधु, ठीक है, गंगा और कौन, ब्रह्मपुत्र नदी जो है, गंगा जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है, हिमालय से निकली है, ठीक है। वो जो है भारत का जो है जितना भी जल है उसका 2/3 यानी लगभग 66% जल जो है यहीं पर है, यही 3 नदी में। और बाकी में जो है पूरा भारत की बात करें तो, ठीक है। और सबसे अधिक, क्योंकि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है भैया, तो गंगा है। तो सबसे उपयोग जो जल का भंडार क्षमता है किसके पास है, गंगा की द्रोणी में है, ठीक है, जो कि कहां से निकलती है, ना गंगोत्री ग्लेशियर से, उत्तराखंड हरिद्वार से होते हुए, है ना। बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, और पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में क्या करती है, गिरती है। यहां से जो निकलती है और यहां से उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए, पश्चिम बंगाल होते हुए, यहां से बांग्लादेश भी हो जाती है, और यहां पर जो है बे ऑफ बंगाल, बंगाल के खाड़ी में क्या होती है, गिरती है। और ये बात करें तो 42% भूमिगत जल जो है उत्तरी मैदान पंजाब से ब्रह्मपुत्र घाटी तक पाया जाता है, यानी पूरे जो है भारत 42% अपने पास रख रहा है, ठीक है। तो अब इससे क्या क्या प्रश्न बन सकता है, तो इससे प्रश्न जो बनेगा वो प्रश्न जो है आपका होगा, पहला प्रश्न जो है बताओ कि भारत में विश्व की कितनी % आबादी निवास करती है, तो बताओ विश्व का कितना %, 16%। तो कोई छोटा छोटा प्रश्न ही आपके जो है बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं, अच्छे से पढ़ लोगे अपने आप याद हो जाएगा, है ना। भारत के पास विश्व का कुल कितना % स्वच्छ जल संसाधन उपलब्ध है, तो मात्र भैया 4% ही उपलब्ध है। भारत के कुल भूपृष्ठीय जल का 2/3 भाग किन 3 प्रमुख नदियों में संचित है, तो बात करें तो कौन कौन, सिंधु, गंगा और कौन, ब्रह्मपुत्र में क्या है, संचित है। भारत में सबसे अधिक उपयोग जल जो है, जल भंडार है ना, क्षमता किस नदी द्रोणी में है, तो भैया किस नदी द्रोणी में है, गंगा में है सबसे अधिक। देश के कितना % भूमिगत जल उत्तरीय मैदान यानी पंजाब से ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाता है, तो 42% जो है पाया जाता है। अब लघु बन जाए कि भारत में जल संसाधन एक गंभीर चुनौती है, इस कथन को आबादी और जल की उपलब्धता के आधार पर स्पष्ट करो। तो बताओ भैया, पहले जनसंख्या का बोझ बताओ कि विश्व की जनसंख्या का हम लोग 16% रख दिए हैं, लेकिन जल संसाधन की भारी कमी है, मात्र स्वच्छ जल 4% है। तो प्रति व्यक्ति आय जो है लगातार क्या होता जा रहा है, कम होते जा रहा है, इससे जल का गहरा संकट उभर जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत में भूपृष्ठीय जल यानी जमीन के ऊपर जो जल है उसके वितरण में नदी द्रोणियों में क्या भूमिका है, उसकी जो है क्या भूमिका है बताओ। तो भैया देश के अति का जो जानते हैं कितना है, 2/3 पे जो है हम लोग जो है 3 नदी पर इंडिपेंडेंट है, कौन कौन, तो है गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ठीक है। और गंगा में सबसे अधिक होता है जल भंडारण की क्या है क्षमता, इस बात को लिख दो। तो ये हो गया। दीर्घ उत्तर ये प्रश्न क्या बनेगा,
कि भारत में जल संसाधनों के वितरण की असमान और उसके क्षेत्रीय प्रतिरूप को सविस्तार बताओ। तो पहले भूमिका लिखो कि भारत में विशाल जनसंख्या 16%, जो स्वच्छ जल जो है 4%। फिर बताओ वो गंगा जमुना और जो है ब्रह्मपुत्र वाला कहानी बताओ। फिर गंगा द्रोणी बताओ कि सबसे अधिक है। फिर देश के भूमिगत जल में बताओ कि 42% रखे हैं। बताओ कि मैदानी भाग में जलोढ़ मिट्टी के अनुकूल भौगोलिक दशा है लेकिन भूमिगत जल की उपलब्धता, जबकि पठारी क्षेत्र में से क्या है, कमी है। इस बात को बता दो। निष्कर्ष बताओ कि भाई जनसंख्या दबाव अधिक है, इसलिए विवेकपूर्ण जो है सोच समझ के करना पड़ेगा। दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय और जो एमसीक्यू पूरा क्लियर हो गया। अब जो है बात करते हैं हम सभी कि भैया हम सभी के अंदर जल कहाँ है ना। कहा जाता क्या, जल ही जीवन है ना। जल है तो कल है। बात करें तो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर, हमारा अगर बात करें तो बॉडी में कितना परसेंट, 65% क्या है, जल है। देखिए हमारे अंदर ब्लड है, ब्लड ही क्या कर रहा है, हार्मोन है, ठीक है। तो ये सब जो है क्या लिक्विड की ही फॉर्म में तो है, ठीक है। जहां से कट करेंगे पसीना है, ये जो भी मलमूत्र निकल रहा है, तो ये सब जो है क्या है, हमारे ब्लड के अंदर जो है फ्लूइड यानी पानी ही तो है जो सर्कुलेट कर रहा है, सारे चीजों को क्या कर रहा है, हमारे बॉडी को चला रहा है। यानी निचोड़िएगा तो बात करें 65% क्या मिलेगा, जल ही मिलेगा। तो मानव के शरीर के जीवन का आधार क्या है, जल है, ठीक है। क्या है, जल है ना। पानी देखिए, तरबूजा आप देखें, तरबूजा में क्या है, खाली पानी ही है, जल ही है। पौधा में देखिएगा तो 65 से लेकर 99% उसके अंदर जल ही जल है। इसलिए देखिएगा पानी डालें और वो क्या होता है, तो हरा हरा रहेगा। आप पानी नहीं डाले तो सूख जाएगा, है कि नहीं। हम लोग पानी नहीं पिएंगे तो सूख जाएंगे। छठ पर्व में देखिए, ठीक है, एकदम मुंह किस तरह से सूख जाता है ना, ओठ सूख जाता है। आप नहीं पाएंगे तो सूख जाइएगा, ठीक है। तो भैया हमारे बॉडी के अंदर 65% जल है। जल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा समझते जाइए, है ना। कि जो है अगर जल नहीं है तो भैया कुछ भी नहीं होगा। आप पत्ती के अंदर जल देखिएगा, जड़ के अंदर जो है, तना के अंदर जो है, सभी जगह वो क्या दिखाई देगा, जल ही जल दिखाई देगा, है ना। अब जो है एक ग्राफ आपके सामने दिखाई दे रहा है कि भैया घटती उपलब्धता का ग्राफ हम लोग 1947 में आजाद हुए थे और 2025 तक अगर ग्राफ निकाले तो इधर हम रखे हैं साल यानी ईयर 1951, 2001 और जो है 2025 जो है हम सभी जो है क्या किए हैं, ये किए हैं, ठीक है। तो यहां पर बात करें तो हम सभी जो है देखेंगे कि 1951 में जो है हमारे पास कितना था, तो पानी की जो है मात्रा को हम लोग घन मीटर में मापते हैं या क्यूबिक मीटर में मापते हैं। किसे मापते हैं, घन मीटर या क्यूबिक मीटर में मापते हैं। तो यहां पर जो है 1951 में हम सभी के पास जो है जनसंख्या कम था। जनसंख्या क्या था, कम था, यानी जो है 5117 घन मीटर पानी था। यानी ऐसा समझो कि उस समय जो है एक टंकी था, पूरा एक टंकी भरा हुआ है बड़ा सा, जिसमें जो है एक ही आदमी था उस समय, तो भरपूर नहा सकता था, पी सकता था, कोई टेंशन नहीं था, ठीक है। तो उस समय जो पर्याप्त था, जो कि सुरक्षित था। लेकिन 2001 की बात करें तो यहां पर घट कर पानी कितना हो गया, 1829 यानी 1829 घन मीटर, क्योंकि जनसंख्या क्या हो गया, बढ़ गया। यानी जो है अब जो है घर में जनसंख्या बढ़ गया। उसी टंकी पर जो है बात करें तो आपका जो है अब जो है 7-8 लोग हो गए। अब 7-8 लोग हो गए तो अब क्या होगा, उतना ही पानी है। अब तो सबको क्या मिलेगा, कम कम मिलेगा। पहले एक इतना पानी मिल जा रहा था, अब क्या होगा, पानी की मात्रा सब प्रति व्यक्ति क्या हो गया, बढ़ गया। तो सबकी जो है एक होगा ना भैया कि आपको जो है कम कम मिलेगा। अब जो है 2025 में ऐसा समझो कि क्या हुआ, ये घटकर और जो है 1342 व्यक्ति हो। क्यों, क्योंकि जब 7 से जो है क्या हो गए, 70 हो गए। तो भैया अब जो है सबको एक मग पानी मिलेगा, चाहे पियो, चाहे नहाओ, चाहे जो करना है करो। बात समझ में आया। तो यानी एक मग पानी से ही काम क्या करना है, चलाना पड़ेगा। तब बात करें तो गंभीर संकट हो गया कि नहीं हो गया। जनसंख्या बढ़ा लेकिन पानी तो उतना ही है ना, पानी उतना ही है, लेकिन प्रति व्यक्ति जो है यानी अब एक आदमी को जो है क्या मिलेगा, कम पानी मिलेगा, ठीक है। तो हमारा क्या होता जा रहा है और ये आगे और घटता जाएगा। तो हम सभी के लिए क्या होगा, बहुत दिक्कत की सामना करना पड़ सकता है। तो भाई हम सभी को ये चीज समझना पड़ेगा और जो है जल को सोच समझ के क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो इससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं,
इससे प्रश्न जो है क्या क्या बनेंगे। तो पहला प्रश्न बनेगा कि प्राणियों जीवों के शरीर में औसतन कितना प्रतिशत जल पाया जाता है, तो 65%। पौधों में जल की मात्रा कितने प्रतिशत के बीच में होती है, तो पौधों में 65 से 95। वर्ष 1951 में भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कितना था, तो 5177 घन मीटर क्यूबिक मीटर, है ना। 2001 में भैया घट कितना हो गया था, तो 1829 घन मीटर, और 2025 में कितना हो गया है, तो 1342 घन मीटर। लघुत्तरीय क्या बन जाएगा, तो भैया सजीवों प्राणियों के लिए जल क्यों आवश्यक है, और प्रतिशत की मात्रा स्पष्ट करो। भैया जल जीवन का मुख्य आधार है, क्योंकि जितने भी जैविक क्रिया हैं सब लोग हम लोग जो है, चाहे पौधे हो चाहे पशु हो चाहे जितने जीवित प्राणी है, वो जल ही मुख्य आधार है ना। प्राणियों सहित मानव सहित जल में लगभग शरीर में लगभग जो है कितना होता है, 65% जल की मात्रा होती है, जबकि पौधों में इसकी मात्रा 65 से कितना हो सकता है, 99% तक हो सकता है ना। अब प्रश्न संख्या दूसरा लघु क्या बन सकता है कि भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता में आ रही गिरावट का रुझान स्पष्ट करे कि कैसे घटता जा रहा है, जो हमने लास्ट में ग्राफ समझाया। तो भैया वर्ष 1951 में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता जो कितना था, ये बताओ, 5177 था। 2000 जो पूरी तरह से सुरक्षित था, यानी उस समय जनसंख्या भी कम था, ठीक था। 2001 में भैया 23 से घटकर कितना हो गया, 1829, मतलब जो है जनसंख्या बढ़ गया, तो अब वही मात्रा बट गया, अब जो है कम हो रहा है। अब जनसंख्या और बढ़ा 2025 में, और घटकर कितना हो गया, 1342 घन मीटर हो गया। तो भैया बात कर, तो अब एक गंभीर क्या हो गया, चुनौती हो गया। अब इस चीज को मिलाकर के दीर्घोत्तरीय बन जाएगा। इस सजीवों में जल की महत्ता बताते हुए 1951 से 25 के बीच में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता आ रहे पतन के कारणों और दूरगामी विवेचना प्रभाव को करो कि उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो पहले बताओ भैया भूमिका में कि जल अनिवार्य है, बिना जल के सजीव का जो है संभव ही नहीं है। फिर जल संकट के बारे में बताओ कि जो है प्राणी के शरीर में इतना 65 से 99 तक होता है। फिर ये डाटा 2051 में कितना था, 2001 में कितना था, 2025 में कितना था। पतन का कारण यही है, लगातार बढ़ती जो है जनसंख्या और जल का अति दोहन कर रहे हैं, असमान वितरण है। इससे भविष्य में भैया कृषि, घरेलू उपयोग और उद्योगों के लिए भारी जल संकट क्या हो जाएगा, पैदा हो जाएगा। और इस गिरते जल स्तर से जो है उपलब्धता को रोकने के लिए जो है संचित और विवेकपूर्ण तरीका का जो है हम सभी क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रीय आवश्यकता है। तो पूरा का पूरा हमने कॉन्सेप्ट समझा दिया, और आपसे जो है बनने वाले जो प्रश्न उत्तर होंगे उसे भी समझा दिया, है ना। तो आज की क्लास में इतना ही तक। ये चैप्टर जो है आगे भी कंटिन्यू रहेगा, है ना। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, आप सभी पूरा का पूरा प्लेलिस्ट देखें। और बात करें तो इस चैप्टर का जो भी आपका जो है पीडीएफ है ना, नोट्स, और जो है जो भी आगे की सूचना हमारे जो है डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप का लिंक डाला हुआ है, टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, तो आप वहां जाकर भी जो है प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही तक। थैंक यू वेरी मच।